गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ हीलिंग टच सिटी क्लिनिक चंडीगढ़ में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2023 को ऑब्ज़र्व करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे एक ग्लोबल इवेंट है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। द मोटिव और द लक्ष्य इस दिन का ये है कि हमें आर्थराइटिस, रूमेटिक डिजीज़ेस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वो इस बीमारी से राहत पाएँ। सो इन टुडेज़ प्रोग्राम वी हैव डॉक्टर कंचन who will discuss with us regarding rheumatoid arthritis. We have Mrs. Surinder, who is a lawyer by profession, has a very unique experience of taking treatment across 2 different continents. So she is going to share her personal story and her experience about getting this disease treated across the continents, that what it feels like, what are the outcomes and what are the impact. And then at the end, I will discuss with you regarding arthritis in general, and whatever questions we have, we will take them up. Dr. Kanchan, please. Dr. Kanchan has been with us for last 5 years or so, and she is a very valuable addition to our clinic, and now it feels that we can't function without her. Good morning, respected sir, ma'am, and everyone present in the clinic. Every year, 12th October is celebrated as a World Arthritis Day. Largest part of our population is being affected by arthritis, rheumatoid arthritis, जिसे हम गठियावाद भी कहते हैं। ये एक chronic disease है, बट आज के समय में इसका इलाज पॉसिबल है। ये जोड़ों के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे आइज, स्किन, नर्वस सिस्टम, हार्ट। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बच्चों में जब ये होता है तो इसे हम जुवेनाइल अर्थराइटिस के नाम से बोलते हैं। पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, ये एक इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। वीकनेस, फटीग, वेट लूज होना, नींद ना आना, ये भी इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। आइए अब हम इसके डायग्नोस के बारे में बात करते हैं। इसका डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके जॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी ब्लड टेस्ट, लैब इन्वेस्टिगेशंस एंड बाकी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम इसका डायग्नोस कर पाते हैं। ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल उपलब्ध हैं। उनमें से एक प्रमुख ट्रीटमेंट योगा, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मेडिकेशंस लेना भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन लेने से भी हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उसकी मदद से भी आप इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर रशिद सिंगल, जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Kanchan. Now we will invite Mrs. Surinder to share her story with us. खड़े होके? Oh, wow, that's a surprise. That's a surprise. Very good. Very good. Thank you, Dr. Saab. Good morning, Dr. Saab, and hello everyone. In my brief introduction, my name is Surinder Hundar. By profession, I am a lawyer. मैंने 15 साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में काम किया है। उसके बाद मैं कनाडा मूव हो गई और मेरी इस जर्नी में अर्थराइटिस मुझे 2008 में शुरू हुआ। तब मेरी किस्मत अच्छी थी, आई वॉज इन इंडिया। मैं सीधा डॉक्टर साहब के पास आ गई। डॉक्टर साहब ने ये मुझे ऑल ऑफ सडन शुरू हुआ। सुबह मैं गाड़ी से गई हूँ, शाम को जब मैं वापस आई तो मेरे नीज़ लॉक थे। सीधे डॉक्टर साहब का मुझे पता चला, मैं फोर्टिस गई। डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करवाए, डायग्नोस हुआ। 1 महीने में डॉक्टर साहब ने मुझे चलने फिरने लायक कर दिया। सॉरी, मेरा ट्रैवलिंग से आई हूँ, गला थोड़ा खराब। सो सॉरी। आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल दैट टाइम। सारा दिन हाई कोर्ट में काम करती थी, डिज़ीज़ का पता भी नहीं चला। साथ में मैंने योगा किया। उसके बाद 2010 में हम लोग कनाडा मूव हो गए। वहाँ जाके
डॉक्टर साहब की मेडिकेशन सारी साथ लेके गई थी, डॉक्टर साहब से बात करती थी फ़ोन पे। 2-3 साल तो बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद फिर अप डाउन नहीं कर पाई और मेडिसिन भी ख़त्म हो गई। वहाँ एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैं किसी देश के भी मेडिकल सिस्टम को ये नहीं कहती कि वहाँ अच्छा नहीं है, बट उनका तरीका ही वैसा है। मेरी बीमारी जो थी वो स्पीड पे थी बॉडी में, और मेडिकेशन उन्होंने वेरी लो डोज पे डाल के रखा, जिसके कारण आप देख रहे हैं मेरे हैंड्स में, पैरों में डिफॉर्मिटीज़ हो गई काफ़ी ज़्यादा ना। चलो जैसे कैसे कभी पेन किलर खा लिया। फिर उन्होंने मुझे मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन के थ्रू मेरी बॉडी में दिया एक बार। उससे तो लाइफ थ्रेटनिंग मुझे रिएक्शन हुआ। मैं हॉस्पिटल में रही 2-3 दिन ना, आईसीयू में भी रही। फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास आई इंडिया, इन्होंने फिर दोबारा ठीक किया, पर अब वहाँ पे लाइफ शुरू हो चुकी थी, फिर दोबारा वापस जाना हुआ। उसके बाद तो मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि मैं बेड रिडन हो गई। अब डॉक्टर्स ने वहाँ कभी नीज़ में इंजेक्शन देने, कभी कुछ करना स्टीरॉयड के। अब वो लास्ट में कहने लगे कि अब नीज़ भी चेंज करेंगे, हिप जॉइंट भी रिप्लेस करेंगे। मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि ऐसे तो मैं रोबोट बन जाऊंगी। हमने कहा कि नहीं, हम अपनी कंट्री वापस जाएंगे। यहाँ आई मैं डॉक्टर साहब के पास। पहले तो डॉक्टर साहब को देखते ही ऐसे लगा कि नाउ आई एम इन राइट हैंड्स, मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जब आपका ब्रेन वैसे ही फिर वर्क करता है। डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा से सारे मेरे टेस्ट किए। जब मैं इंडिया आई, यू कैन बिलीव कि मेरी बॉडी पूरी टिल्टेड थी, ऐसे मेरा शरीर टेढ़ा था, नीज बेंड थे। डॉक्टर साहब भी एक बार मुझे देख के बिल्कुल ही वाज शॉक कि ये क्या हो गया मैम को ना। पर चलो डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिसिन शुरू की, स्टाफ भी इतना कोऑपरेटिव है, सब ने बड़े अच्छे तरीके से, मुझे ऐसे लगा कि इतना वार्म मुझे, मतलब सारे डॉक्टर साहब के स्टाफ ने ट्रीट किया। आधा तो मैं वैसे ही ठीक हो गई साइकोलॉजिकली। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर कंचन, शालिनी मैम, राकेश सर, डॉक्टर साहब स्पेशली। फिर मैंने जो भी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने बोला कि आज आप जाके अभी फिजियोथेरेपिस्ट लगाएंगे। मैंने 8 महीने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर साहब को लगा के रखा, साथ में डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चला, डाइट फॉलो की, योगा किया। मैं ऐसे सीधे खड़े होना तो मेरे लिए एक सपना था। मैं खड़ी और इतनी एक्टिव मैं अपने प्रोफेशन में, वहाँ भी मैंने कनाडा भी काम किया। बीमार होके मेरा मोरल ऐसे डाउन हुआ, मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मेरी एक बेटी है 22 ईयर ओल्ड, वो मेरे साथ साथ, फैमिली की भी सपोर्ट रही बहुत, मेरे बच्चे ने भी मेरी बहुत टेक केयर की। फिर अब डॉक्टर साहब भी, आज मैं 2 महीने बाद डॉक्टर साहब को मिली हूँ और मैं सीधे खड़ी हूँ, वॉक कर सकती हूँ, मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ। जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लगता है कि बाहर शायद ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी, मैं मतलब ये नहीं कि बुराई कर रही हूँ, बट जो हमारे इंडियन डॉक्टर हैं उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना विश्वास, विल पावर कायम रखें। इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकायदा इस पे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। बस इसका जो भी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो टाइम से दवाइयाँ लें, डाइट खाएं अपनी अच्छी, एक्सरसाइज मस्ट है। और दूसरी बात ये है कि विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुझे ये लग रहा है, मतलब जब मैंने सारा देखा, वहाँ का और यहाँ का कंपैरिजन किया, तो हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि जैसे पंजाबी कहते हैं, जान है तो जहान है। अब मैंने कनाडा की PR गिव अप कर दिया है। मतलब उसका कारण ये है कि मेरे डॉक्टर यहाँ है, मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी मैं वहाँ से कैसे आऊँगी। अब तो इन्होंने रिकवर कर लिया है, फिर दोबारा बार बार तो बेड रिडन होके आप खड़े नहीं हो सकते। तो मन में विश्वास, जो भी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट देते हैं उसको फॉलो करो, बीमारी पे जीत पाना बड़ी आसान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, पर्सनल स्टोरी एंड एक्सपीरियंस। एंड आज तो आपने हमें वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे सबसे बढ़िया गिफ्ट दे दिया, इतनी अच्छी तरह चल के, खड़े होके। तो एक पिक्चर वो थी जब आप आए थे, इतने बेंड, इतना मुश्किल चलना और इतनी पेनफुल आपकी हालत थी, और आज एक ये वर्ल्ड आर्थराइटिस पे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट।
You made our day actually, you know, very nice. चलो, आपने डॉक्टर कंचन से रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको. सुरिंदर मैम ने हमारे साथ बहुत अच्छी अपनी पर्सनल जर्नी बताई और ये भी बताया कि कैसे ट्रीटमेंट इनका चला और कहाँ कहाँ कैसे ट्रीटमेंट हुआ और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इनके लिए तो यही है, आई थिंक दैट इन्होंने सारी एडवाइस बहुत अच्छी तरह फॉलो करी एंड जो इनको कहा गया वो पूरे तरीके से किया. बीच में इनकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से ये वहाँ थे, यहाँ नहीं ट्रीटमेंट हो सका. बट आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैम अब ठीक हैं एंड शी इज़ सरप्राइज्ड मी रियली टुडे एक्चुअली. थैंक यू मैम. तो चलो अब हम थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आर्थराइटिस की कुछ और डिस्कशन करते हैं. फिर आप एंड में आप सबके क्वेश्चंस हम लेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम आर्थराइटिस बोलते आ रहे हैं लास्ट आधे घंटे से. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज़ आर्थराइटिस, की आखिर आर्थराइटिस है क्या. आर्थराइटिस शब्द जो ग्रीक भाषा से डिराइव्ड है. आर्थ इन ग्रीक मीन्स जॉइंट and itis means inflammation. So arthritis is inflammation in and around the joint. But आपको ये जान के कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि यह सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है. जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक लक्षण है इस बीमारी का. ये बीमारी जैसे डॉक्टर कंचन ने भी आपको बताया और ऑर्गन सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे कि हार्ट, लंग, आइज़, किडनी, नर्व्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इसलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी की जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ जोड़ों से नहीं बाकी ऑर्गन सिस्टम के सिम्टम्स से भी हो सकती है. और हमारे पास कई बार पेशेंट बहुत डिफरेंट स्पेशलिटी डॉक्टर से रेफ़र होके आता है. कई बार आई डॉक्टर्स हमारे पास भेजते हैं, कई बार चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे पास पेशेंट को भेजता है या कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट को भेजता है. बिकॉज जो उसमें पेरेंट डिजीज़ है वो आर्थराइटिस ही ऑपरेट हो रही होती है पेशेंट के अंदर. तो ये तो हमने जाना कि आर्थराइटिस क्या है एंड उसमें सिर्फ जॉइंट्स नहीं और ऑर्गन सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. अब दूसरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी कि व्हाट इज़ द इंसिडेंस और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर आर्थराइटिस का. आज 1 में से 4 व्यक्ति आर्थराइटिस से पीड़ित हैं. लगभग 25% पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की आर्थराइटिस से पीड़ित है. ये एक स्मॉल नंबर नहीं है, इट इज़ अ ह्यूज नंबर विच मीन्स कि एटलीस्ट एक फैमिली में एक मेंबर तो ऐसा हो गया जिसको आर्थराइटिस है या होने का रिस्क है. Then it is one of the leading causes of disability the world over. One of the leading causes of disability. अब disability का मतलब है कि आपकी काम करने की क्षमता कम होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, आपकी फैमिली, सोसाइटी सब लोग इम्पैक्ट होंगे. सो आर्थराइटिस सिर्फ एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करता, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, वो सब इससे, जैसे सुरिंदर मैम ने भी हमसे डिस्कस किया कि इनकी फैमिली सपोर्ट थी. सो एवरीवन गेट्स इम्पैक्टेड एंड आर्थराइटिस कैरीज अ हाई कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर, सोसाइटी, नेशन एंड फॉर एवरीवन. सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव डिजीज़, इट्स नॉट ए चीप डिजीज़ एंड प्रॉब्लम ये है कि इट नीड्स कंटिन्यू फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. बट वी आर लकी, आज हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट modalities हैं and almost all types of medications are now available in India and at affordable price. So that's another very good factor. आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकती है, ये बात हमने पहले भी आपसे की कि बच्चों में भी हो जाती है, अडल्ट्स में भी हो जाती है. सो नो एज इज़ इम्यून फ्रॉम आर्थराइटिस. अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. आप में से शायद कुछ लोगों ने डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम सुना होगा. ये बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट साउथ अफ्रीकन सर्जन थे. इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की थी एंड आफ्टर दैट हेरोइक सर्जरी
प्रोफेशनली वी डिड नॉट हियर ऑफ हिज नेम एनी मोर. नहीं तो जो एक इतना टैलेंटेड इंसान है वो एक सर्जरी करके तो रुकने नहीं वाला, राइट? तो वी एक्सपेक्टेड मोर थिंग्स फ्रॉम हिम, बट हमने उनके बाद उनके प्रोफेशनली उनके बारे में नहीं सुना. उसका सरप्राइजिंग कारण ये था, he had rheumatoid arthritis affecting the small joints of his hands. उसकी वजह से उनकी ऑपरेट करने की क्षमता में प्रॉब्लम आ गई एंड ही कुड नो लॉन्गर ऑपरेट. सो इट वॉज लाइक ए प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस फॉर हिम. अब उनके ऊपर क्या बीती होगी ये वी कैन ओनली इमेजिन एक्चुअली. एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की. Obviously he was an intelligent man, scientific man, but उस ज़माने में जो ट्रीटमेंट थे perhaps may not have been effective for him. That is why we did not get him back into science. पर इसके साथ मैं आपको एक और opposite example भी अब बताना चाहूँगा. साउथ इंडिया में डॉक्टर अरविंद के नाम से आई क्लिनिक्स हैं. डॉक्टर अरविंद आर्मी में एक आई डॉक्टर थे and he had rheumatoid arthritis with deformities in his hand. But his willpower was so strong, उन्होंने अपने खुद इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए ताकि वो सर्जरी करने से ना रुके. And now there is a full chain of Dr. Arvind hospitals in South India. Not only that, वो सिर्फ आई की सर्जरी ही नहीं करते वो हॉस्पिटल्स, वो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट सारा बनाते हैं और उनमें से बहुत कुछ अब इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से. सो दीज आर टू वेरी कंट्रास्टिंग स्टोरीज रिलेटिंग टू टू ग्रेट पीपल विद द सेम डिजीज कि हाउ इट इम्पैक्ट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंटली एक्चुअली. तो हमने ये जाना कि क्या आर्थराइटिस क्या है, जॉइंट्स के अलावा और ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करती है, क्या इंसिडेंस है, क्या इम्पैक्ट करती है. तो अब हम आगे चल के समझते हैं कि आर्थराइटिस क्या सिर्फ एक बीमारी का नाम है, क्या इसमें और भी कैटेगरीज हैं. अगेन आपको कुछ लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि आर्थराइटिस में 200 से भी ज़्यादा वैरायटी की डिजीज़ेज़ इंक्लूडेड हैं. और इन 200 डिजीज़ेज़ को अगर हम बड़े सिंपलिस्टिक भाषा में समझने चाहें तो हम इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन से रिजल्ट होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, स्क्लेरोडर्मा, फाइब्रोमाइल्जिया एटसेट्रा एटसेट्रा. सेकेंड इज डीजनरेटिव आर्थराइटिस विच रिजल्ट्स फ्रॉम वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस. थर्ड आर deposition diseases which occur because of deposit of crystals in the joints, जैसे कि gout. And fourth category are infection related arthritis, जिसमें या तो बैक्टीरिया डायरेक्टली जॉइंट स्पेस को इन्वेड करता है जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस में, या फिर डिफरेंट लोकेशन से वो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन जनरेट करता है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के केस में पॉन्सेट्स डिजीज होती है. सो दीज all 200 arthritis they become easy to understand once we understand कि ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज में फॉल करेंगी और इसे हमें डायग्नोज करने में, पेशेंट को अप्रोच करने में भी बहुत मदद मिलती है. तो हमें कब सोचना चाहिए कि आर्थराइटिस, व्हाट आर द वार्निंग साइंस और सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, किसके लक्षण क्या होते हैं. इन द अर्लियर स्टेज जॉइंट में दर्द, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इंक्रीज्ड वार्मथ ऑफ द जॉइंट और लॉस ऑफ फंक्शन, इनमें से एक या सभी सिम्टम या एक से ज़्यादा सिम्टम पाए जा सकते हैं. एंड जब ये डिज़ीज़ लेट प्रेजेंटेशन होती है या पेशेंट लेट आता है या किसी कारण उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाया तो उसमें वो डिफॉर्मिटी आ जाती है. तो वी कैन ऑल्सो सी डिफॉर्मिटीज इन सम पेशेंट्स हु कम लेट टू अस. ये तो इसके आर्थराइटिस के आर्टिकुलर सिम्टम्स. आर्टिकुलर मीन्स जो जॉइंट्स के अंदर होते हैं. अब आर्थराइटिस की हमने जैसे पहले भी बात किया, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स भी होते हैं. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मीन्स जो जॉइंट से बाहर हैं, जैसे कि रेडनेस ऑफ आइज, हार्ट डिजीज़, किडनी, न्यूरोपैथी, ये सब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स हैं. एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स विच कैन अकर आर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स. कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में फीवर, वेट लॉस, फैटीग,
ये सब इंक्लूडेड हैं. ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आर्थराइटिस. सो बेसिकली 3 सेट्स ऑफ सिम्टम्स कैन अकर इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस. तो आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग आर्थराइटिस? तो रिस्क फैक्टर्स 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. नॉन मॉडिफाइबल, जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स include gender. Certain kinds of arthritis are more common in some gender. For example, महिलाओं को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, स्क्लेरोडर्मा ये सब ज़्यादा कॉमन होते हैं. मेल्स में गाउट या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये ज़्यादा कॉमन प्रकार की आर्थराइटिस है. देन द अदर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज़ फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी के परिवार में कोई जना आर्थराइटिस से पीड़ित है, ठीक है, तो उसका रिस्क आर्थराइटिस होने का बढ़ जाता है. सो दैट इज़ द सेकेंड. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि भी एक जने को आर्थराइटिस सब फैमिली मेम्बर्स को होगा ही होगा. सो इफ़ यू हैव ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसके साथ अगर कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम टैकल कर सकते हैं, तो आर्थराइटिस का रिस्क को भी कम कर सकते हैं. So then the third non-modifiable risk factor is age. जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है, बट कुछ आर्थराइटिस की पीक एज ऑफ ऑनसेट होती है. फॉर एग्जांपल एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पीक एज ऑफ ऑनसेट इज 24 years. It is a disease of the young. Almost it never starts after 45 years of age. Similarly, rheumatoid arthritis has a peak onset of age at 40 years of age. So different arthritis can occur at different points in a person's lifespan. तो ये तो 3 नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है. इट इज़ गुड टू बी अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, बट हम इनके बारे ज़्यादा नहीं. वी कांट चेंज आर एज, वी कैन नॉट चेंज आर जेंडर, और वी कैन नॉट चेंज आर फैमिली. सो वॉट एवर इट इज़, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. So what are the now the modifiable risk factors जिनको हम चेंज कर सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं. The first modifiable risk factor is smoking. Smoking एक बहुत ही important risk factor है और इसको इतनी कई बार अहमियत नहीं दी जाती, importance नहीं जाती. For example, in a person who has a certain kind of genetic setup, meaning कि उसकी family में arthritis है and he smokes, so his risk of developing rheumatoid arthritis is 40 times as compared to a person who will not smoke. This is one example just to show how the clustering of risk factors will increase the chances or the risk of having a disease actually. Second, people who smoke and continue to smoke after starting treatment, उनका treatment की efficacy कम हो जाती है. They are likely to experience less benefit from medication. Third good thing is cigarette smoking रोकने से, cessation करने से, we can decrease our risk of having arthritis. So these are 3 very important pieces of information related to smoking. और smoking तो ये ना, हम habit खुद पैसा खर्च कर बीमारी खरीद रहे हैं और बीमारी करके फिर पैसा खर्च के उसको ठीक करने की प्रयास करेंगे. तो ये समझना बड़ा important point. Second risk factor are the environmental risk factors. Bacterial or viral infection, exposure to asbestos, silica, they all increase the risk of arthritis, especially rheumatoid arthritis. Third, periodontitis is chronic inflammation of the gums. People who have periodontitis, they are at an increased risk of rheumatoid arthritis. So हम देख रहे हैं कि रिस्क कहाँ से आ रहा है आर्थराइटिस का और किस तरह हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं. Fourth are the food habits. For example, patients or people who consume excessive amounts of red meat or seafood have an increased risk of developing gout. Patients who consume more red meat and have vitamin D deficiency are at increased risk of developing rheumatoid arthritis. On the other hand, consumption of omega-3 in the form of fish oils or other natural sources and antioxidants from vegetables and fruits
they can considerably decrease our risk of developing arthritis. So food has both a positive and a negative impact on our risk of developing arthritis. So the next risk factor are hormonal factors. महिलाएं जिनके बच्चे नहीं हैं, उन natural biological children नहीं हैं, तो they have an increased risk of having arthritis, especially rheumatoid arthritis. On the other hand, the rheumatoid arthritis sleeps during pregnancy. So these are the hormonal influences which happen. The last but not the least modifiable risk factor is obesity, weight. जिन लोगों में वेट ज़्यादा है, they have an increased risk of gout, increased risk of osteoarthritis and increased risk of rheumatoid arthritis. So इन modifiable और non-modifiable risk factors को समझने से we can modify our behavior accordingly and decrease our chances of having this painful and debilitating disease with so many complications. Now, so हमने complications की बात की, तो obviously most diseases have their complications actually. तो अगर हम इन जनरल आर्थराइटिस की बात करें, तो आर्थराइटिस से बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन जो हम कई बार डे टू डे लाइफ में नहीं रियलाइज़ करते हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, और ये सारी बहुत ही ख़तरनाक टाइप की बीमारियां हैं. इट इज़ नॉट गुड टू हैव दैम. सो इफ़ वी ट्रीट आर आर्थराइटिस अर्ली, इफ़ वी ट्रीट द आर्थराइटिस टू टारगेट, our chances of getting into complications are minimized and we can all have a good quality of life. So slogan is don't delay, connect today. So that's the slogan for arthritis. Thank you so much, and I am happy to take any questions अगर आपके कोई questions. हाँ sure, कपूर सर. Good morning, Dr. Sugle, Dr. Kanchan, and everybody else present here. I am R.S. Kapoor. I am a retired banker. Hello. Yes. डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में मैं 2010 में आया था, और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी. बस जस्ट किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिले, और उसके बाद 3-4 साल बाद मेरी वाइफ को रिमेटिक आर्थराइटिस हुआ. रिमेटेड जो बोलते हैं RA, रिमेटाइड आर्थराइटिस. तो जो भी घर के आसपास थे, आई लिव इन मोहाली, तो कई लोगों को दिखाया. फिर डॉक्टर साहब का पता लगा कि भी चंडीगढ़ में ये हैं. तो डॉक्टर साहब के पास आए तो उनके पैरों में जो था स्वेलिंग होना शुरू हो गया था, और चलने में भी प्रॉब्लम थी. पेन बहुत ज़्यादा था और कंसिस्टेंट पेन था. तो ये डॉक्टर साहब के इलाज से इतना पॉसिबल हुआ कि वो जो चीज़ थी वो पैरों तक ही कंटेन रही. और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल से डॉक्टर साहब के पास सर आए भी नहीं वो यहाँ पर. एंड शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट नाउ. और अभी रिसेंटली जो है, मुझे ये तकरीबन 6 महीने से मेरे हाथों में शुरू हुआ, ये फिंगर से मेरा स्टिफनेस शुरू हुआ. तो डॉक्टर साहब को दिखाया, इन्होंने बोला ये स्टार्ट हो गया आपको. और डॉक्टर साहब ने जो भी टेस्ट वगैरह दिए वो मैंने करवाए, और मुझे जो है काफ़ी इसमें रिलीफ है. मुझे लगता है कि उसके बीच में ये 10-15 साल में कितने लोग मिलते हैं, बिकॉज बीइंग ए बैंकर हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं. किसी को भी ये प्रॉब्लम आती थी तो एक ही नाम सजेस्ट करते थे कि डॉक्टर सिगले, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वी आर वेरी लकी कि हम लोग चंडीगढ़ में हैं. ही इज़ एक्सेसिबल टू अस. अदरवाइज़ लोग कहाँ से यहाँ पे आते हैं दूर से. और मुझे नॉर्थ इंडिया का तो पता सर, पता नहीं ऑल ओवर इंडिया में कोई डॉक्टर आपसे अच्छा रिमेटिक आर्थराइटिस में हो. तो आई थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. Thank you so much. Mr. Kulwant, you have some questions? आप भी तो 2 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस रहते हो. 3, not 2, 3 continents. आई थिंक जैसे आपने कहा कि बहुत लकी हैं हम लोग कि डॉक्टर साहब लोकली अवेलेबल है. मेरे को भी ऐसे ही बाई चांस एक बार प्रॉब्लम हुई, मैं आया
2-4 साल मेरा चलता रहा इलाज। एक बार मैं डॉक्टर साहब से आया कि डॉक्टर साहब मैंने एक आँख की आई चेक कराया था, जैसे इन्होंने बोला ना आई वाला, आई चेक कराया और आई में मेरे को जो मेडिसिन मिली है, मैं मेडिसिन गूगल करके चेक कर रहा था, उसमें एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस लिखा हुआ है। कहते तेरी उम्र होगी, अब कहाँ उम्र इस उम्र में है, कहते चल फिर भी एक टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट में वो निकला मेरे को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। थैंक्स टू डॉक्टर साहब, भागा दौड़ा 8 सेक्टर से वॉक करके आ रहा हूँ पता लगा कि डॉक्टर साहब का लेक्चर है। तो वी आर वेरी लकी, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स। बाहर बैठा हूँ, जहाँ बैठा हूँ, वी ऑलवेज से वी आर वेरी लकी। द वे ही स्पीक्स, द वे ही कम्युनिकेट्स, द वे ही हैंडल्स हिज पेशेंट is unimaginable. One of the best in Chandigarh, I think one of the best across the world. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। हाँ जी मैम, आप बात करें। Good morning, doctor. Thanks a lot. नहीं मैम, I have no words to say. अब प्लेजर। Good morning to everyone. Thanks to everyone. And Kanchan ma'am, मैं आज अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, स्पेशली इस डे पे, कि जो हमें ये जर्नी है वो तो है, इस जर्नी में क्या क्या हमें मिल रहा है उसके साथ साथ वो भी शायद हम लकीली ही गेन कर रहे हैं। कि शुरू से मैं क्या बताऊं कि भगवान ने हमें पहले तो इस कंडीशन में डाला, फिर भगवान ने इतना अच्छा किया कि हमें डॉक्टर साहब मिल गए, और डॉक्टर साहब के मिलने के बाद ही असली ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 2017 में मैं बेड रिडन हो गई। वो कंडीशन याद करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कभी किसी ओकेज़न में अगर चांस मिलता है तो शायद हमें इन चीज़ों को बोल देने में थोड़ा रिलीफ भी मिलता है कि चलो हमारे साथी और भी बहुत सारे हैं, हम एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन लेंगे, मोटिवेट होंगे कि जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट आज के समय में बहुत ही इम्प्रेसिव है और हम अच्छे हैं, अच्छे और भी हो जाएंगे। जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो मैं व्हील चेयर में थी, और घर में भी मैं बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम में भी नहीं जा सकती। फैमिली की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जैसे मैं आज बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा है लगे कि मैं इस टोन में बोल रही हूँ। मैं बोल नहीं सकती, मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती ज़ोर से मुझे पानी दे दो, मुझे बाथरूम जाना है। बड़ा मेरे पास उन्होंने घंटी रखी, जिसको सुन के फैमिली मेम्बर या कोई भी जो हमने हेल्पर रखे हैं वो मेरे पास आएंगे। तो उस कंडीशन से निकल के मैं डॉक्टर साहब के पास आई। जैसे हमें कहीं से पता चला तो यहाँ पहुँच के जैसे हमें इन्होंने रिसीव किया, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे साथ डील हुआ कि कैसे हमारी इतनी सारी चीज़ें जो हम बताना भी नहीं शायद जानते थे, जो इन्होंने हमारे से निकलवाई, और हम उस रास्ते से चलते हुए ट्रीटमेंट शुरू हुआ। विभिन्न समय समय पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे कीन इंटरेस्ट के साथ डॉक्टर इतने ध्यान से हमें गाइड करते हैं। मेडिकेशन तो बाद में आई, जैसे हम आए डॉक्टर साहब ने हम बिल्कुल डिमोरलाइज। डॉक्टर ने कहा नहीं, भगवान में विश्वास रखो, अपने में विश्वास रखो, आपने ठीक हो जाना है, सिमरन करो। और बहुत सारे और पेशेंट्स के एग्जाम्पल भी हमें एक दूसरे को देख के मिल गए कि वो देखो वो ऐसे था, वो अब इतना अच्छा हो गया है, वो देखो वो ऐसे था। उन्होंने बताया और देख के हमें पूरा भरोसा हो गया। और ये हमें एक नेचुरल चीज़ है, हमें विल पावर, जैसे मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई, उधर डॉक्टर कंचन
डॉक्टर साहब ने तो हर एक चीज़ को एक एक को पॉइंट वाइज एलोबरेट करके इतना डिटेल में हम लोग को बताया कि शायद एकदम हम उसको टोटली ग्रास्प भी शायद नहीं कर पाएंगे, और वो हमें सोचना पड़ेगा या हमें कुछ और उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। पर इतना ज़्यादा फ्रूटफुल ये आज का डे जो मुझे लगा, तो मैं इसमें आना भाग्यशाली समझती हूँ। मैडम ने बताया कि फैमिली की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। फैमिली की ड्यूटी कितनी बढ़ जाती है। पेशेंट को इतना विश्वास दिलाना कि भाई मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत केयरफुल है, ये फैमिली की ड्यूटी है। कि पेशेंट तो बेड पे है, वो तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकता, उसको हर एक चीज़ चाहिए। और कोई अगर देखने भी आएगा ना घर में, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे रूम में कोई आए और आके, क्योंकि देखने वाला मेरी कंडीशन देख के चेहरा डाउन करेगा। तो मैंने, अगर घर वाला कोई ज़रा सा घबराए ना, तो मैंने कह दिया कि नहीं भी मेरे सामने मत घबराओ, मैं और डाउन जाऊंगी। तो प्लीज़ आपने सबको बिल्कुल समझाना है जो कोई भी आता है। तो उसके बाद कोई भी आएगा 1 मिनट मिलेगा, फिर उनको बोला कि आप इनको दूसरे कमरे में ले जाओ। कितनी देर कोई चुप बैठेगा। और वो बातें आज रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस कंडीशन में आज यहाँ बोल रही हूँ। और डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट, समय समय पर टेस्ट कराना, उसके अनुसार फिर मेडिकेशंस, उसके साथ साथ पोस्चर पे ध्यान रखो। मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, बैक से शुरू हुआ और धीरे धीरे आगे चला गया। चलते चलते पोस्चर पे ध्यान रखो। फिर हर बार इन्होंने हर विज़िट में पूछना है आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज के लिए जैसे कि आज भी सारा बताया कि योगा करो, एरोबिक करो, अर्थ करो, वाटर एक्सरसाइज, सब कुछ आपके अर्थराइटिस के लिए हेल्पफुल है। तो शायद मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि जिनके साथ मैं आज इस डे में डॉक्टर साहब का धन्यवाद कर सकूं। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूं। और मैं अपनी फैमिली में, स्पेशली अपने बेटे के लिए, हर टाइम मेरी एक एक चीज़ को बिल्कुल सिस्टमेटिक करके मेरे पास रखता, कि कई बार अगर हम लोग नहीं भी हैं ना, तो ये चीज़, ये दवाइयाँ सवेरे दोपहर शाम सबकी, हर दिन की अलग अलग, तो वो मैं कर नहीं सकती। मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे पकड़ा दोगे तो मैं खा लूँगी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि डॉक्टर साहब के स्टाफ ने, डॉक्टर साहब ने, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज आप भी मिल गए सब। तो मैं आज के दिन के लिए सबका धन्यवाद करती हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा नॉट लॉट। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ शेयर करना हो? चलो, आई थिंक थैंक यू। हाँ जी, श्योर। नहीं, एक्चुअली ये भी एक दिन ये सेशन करने वाला है। इसमें मिथ्स एंड फैक्ट्स बहुत हैं इस डिजीज़ में, और सबसे बड़ी मिथ तो डाइट के बारे और आर्थराइटिस के बारे है। तो सिंपलेस्ट इसका अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं तो वो ये है कि आप हेल्दी और बैलेंस डाइट खाओ, दैट्स इट। अपने वेट का ख्याल रखो और एक्सरसाइज रेगुलरली करो। बहुत कम आर्थराइटिस हैं जिसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि गाउट, उसमें हम कुछ परहेज बताते हैं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज परहेज आर्थराइटिस की वजह से नहीं है, वो कोई और कंडीशन, अगर वेट किसी का आता है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तब वो उसको परहेज बताए जाते हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से। चलो जी, आई थिंक प्रदीप, यू वांट टू हैव अ केक कटिंग?
आइए मैम प्लीज, आज आपसे केक कटवाना। आपने इतना खुश किया हमें, इतने गुड वो दिखा के। प्लीज आइए। नहीं नहीं प्लीज मैम प्लीज। नाइस नाइस। प्लेट्स भी आइए, इधर आ जाइए। आप कर नहीं 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 प्लीज। डॉक्टर कंचन, शालिनी, डॉक्टर विजेता प्लीज कम। हाँ कपूर साहब प्लीज कम। मिसेस केवल कौर प्लीज आइए। आ जाइए, आप भी आ जाइए बाबा, आइए प्लीज कम, आइए इधर आ जाइए। आगे यहाँ कर लेते हैं। हाँ ऐसे ऐसे कर लो, सेंटर कर लो। चलो आई थी। सर आप भी आइए, हाँ जी, डॉक्टर साहब आप भी आइए ना प्लीज।